फोल्डिंग फोन का क्रेज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। सैमसंग के अलावा कई स्मार्टफोन ब्रांड ने अपने फोल्डिंग स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। ये बात अलग है कि उन्हें कोई खरीद नहीं रहा है और खरीदना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब फोल्डिंग फोन की बात आती है तो मार्केट में सिर्फ एक ही फोन एग्जिस्ट करता है, वो है सैमसंग। तो कुछ दिनों पहले सैमसंग ने फोल्डिंग स्मार्टफोन का 5वां एडिशन लॉन्च कर दिया है। तो आज हमारे पास है गैलेक्सी Z Flip 5, जो कि हमने ऑफलाइन मार्केट से परचेस किया है। तो इस वीडियो में जो इस फोन का रिव्यू करने वाले हैं, जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, वही हम आपको बताने वाले हैं। एक बात आपको और बता दूं, सैमसंग के फोन अगर आप ऑफलाइन मार्केट से परचेस करेंगे तो आपको थोड़ा और ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। तो अपने लोकल एरिया में आप सैमसंग स्टोर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आपको थोड़ा और ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। फ्लिप 5 को लॉन्च हुए काफी दिन हो गए और इसकी आपने काफी तारीफें सुनी होंगी। जैसे फोन का कवर डिस्प्ले इस बार काफी बड़ा है, फोन को फोल्ड करते टाइम हिंज बिल्कुल खत्म हो गई है, फोन काफी स्लिम है, सबसे पावरफुल चिपसेट इसमें मिल जाता है और मार्केट में जितने भी फ्लिप फोन अवेलेबल है उसमें सबसे बढ़िया यही है। तो अब कमियां हम बता देते हैं, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मेरा नाम है आकाश, चैनल का नाम है आकाश गो। नाम को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं, बस अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछले 10 दिनों से इस फोन को एज ए प्राइमरी फोन में यूज कर रहा हूं, तो इस फोन को मैंने काफी यूज किया है। बीच में रक्षाबंधन का त्योहार भी पड़ा था, तो इसमें बहुत हैवी लेवल पर वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो क्लिक हमने करी है। गेमिंग वगैरह जैसे कि BGMI इस फोन में हमने काफी खेल कर देखा है। बाकी हम डेली जो यूज करते हैं जैसे कि यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, फोन पे, गूगल पे, इस तरीके के एप्लीकेशन भी मैंने इसमें सब कुछ यूज करे हैं। तो काफी कुछ कमियां मुझे इस फोन में पता चली है, जो कि नॉर्मल फोन में हमें पता नहीं चलती है। क्योंकि फोन का प्राइस लगभग 1 लाख रुपए है और इतना महंगा फोन खरीदने से पहले आपको ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन की, क्योंकि डिजाइन ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि इसकी डिजाइन की वजह से ही हम इस फोन को खरीद रहे हैं, वरना मार्केट में काफी ज्यादा फोन इससे कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। नॉर्मली हम दूसरे फोन में स्पेक्स के कारण उन फोन को खरीदते हैं, ना कि डिजाइन के लिए, पर इस फोन को हम डिजाइन के लिए ही खरीदना चाह रहे हैं। तो आज के समय में, और मैं खुद का प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बताता हूं, ये फोन काफी ज्यादा नोटिस होता है। मैं पिछले 6 महीने से गैलेक्सी S23 अल्ट्रा यूज कर रहा हूं, पर मुझे बहुत कम लोगों ने पूछा होगा कि ये फोन कौन सा है। पर इस फोन को यूज करते हुए मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और कोई भी इस फोन के बारे में पूछता ही रहता है। वहीं अगर हम फोन को नोटिस कराने के लिए, शो ऑफ के लिए आईफोन की बात करें तो आईफोन से ज्यादा इसे नोटिस किया जाता है, और आईफोन तो आजकल काफी कॉमन हो गए हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पिछली बार की तुलना में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, पर ऐसा नहीं है कि इस फोन को आप 4-5 साल यूज कर सकते हैं जैसे कि आप नॉर्मली दूसरे फोन को करते हैं। नॉर्मल फोन से इनकी एज कम होती है। तो अगर आप लंबे समय तक इस फोन को यूज करने के लिए, या आपने पैसा काफी मेहनत से कमाया है और आप इस फोन को खरीद रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि 1 साल के बाद इन फोन को कुछ भी हो सकता है और इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको चारों तरफ चमचमाती हुई स्टील जैसी बॉडी दिख रही होगी, पर ये स्टील नहीं है, एल्यूमिनियम है। बैक साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास वेक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इस बार फोन की जो हिंज है वो बिल्कुल ना के बराबर कर दी है। पहले अगर हम एक साइड से देखते थे तो हमें दूसरी साइड दिख जाता था, पर इस बार गैप बिल्कुल 0 कर दिया है। हम इसकी मदद से किसी भारी सामान को उठा भी सकते हैं, क्योंकि इस बार गैप बिल्कुल नहीं है, तो पकड़ ज्यादा मजबूत है। इसका फायदा यह है कि इसमें अब डस्ट घुसने की संभावना बहुत कम हो गई है, और डस्ट ही डिस्प्ले के खराब होने का मेजर रीजन होता है। और ये फोन IPX8 रेटिंग के साथ आता है। इसका मतलब है आप इसको पानी में डुबा तो सकते हो, पर धूल से आपको इस फोन को बचाना पड़ेगा। यानी कि फोन वाटर प्रूफ तो है पर डस्ट प्रूफ नहीं है। अब अगर इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर क्रीज आपको देखने को मिलती है, और ठीक है, क्रीज अगर आप फोल्डिंग स्मार्टफोन ले रहे हैं तो क्रीज तो आपको हल्की सी देखने को मिलेगी, और कोई भी चीज अगर मुड़ती है और वो सीधी होती है तो वहां पर एक क्रीज तो जरूर दिखती है। तो ये चीज अगर आप फोल्डिंग फोन यूज कर रहे हैं तो इस चीज पे कभी ध्यान मत दीजिए। हाँ, आने वाले टाइम में अगर ये क्रीज बढ़ जाती है जैसे कि हमने पुराने फोल्डिंग स्मार्टफोन में देखा है तो प्रॉब्लम की बात है। तो बाकी इतनी क्रीज जो इस फोन में है वो प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर हम डिस्प्ले को थोड़ा सा ओपन करने के बाद कहीं भी रोक देते हैं तो डिस्प्ले वहीं पर बिल्कुल रुक जाता है। तो ये भी बढ़िया तरीके से मेंटेन किया गया है। नॉर्मली जब भी हम सैमसंग के फोन खरीदते हैं तो बॉक्स के अंदर ना तो टेम्पर ग्लास मिलता है ना ही स्क्रीन गार्ड मिलता है, पर इस फोन में आपको स्क्रीन गार्ड कंपनी की तरफ से ही चढ़ा मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे ये स्क्रीन गार्ड आपको खुद से नहीं निकालना है, और अगर आपका मन करता है इसको चेंज कराने का तो आपको किसी भी दुकान पर जाकर इसे चेंज नहीं कराना है, आपको सैमसंग केयर पर जाकर ही इसे चेंज कराना पड़ेगा। और आपको एक बात और बता दूं, अगर आप इसको फ्री में रिप्लेस कराना चाहते हैं तो सैमसंग पहले साल इसको फ्री में एक बार रिप्लेस करके देगा। फिर उसके बाद अगर
आपको रिप्लेस कराना है तो इसके लिए आपको चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी बाहर वाले कवर डिस्प्ले को अगर आप स्क्रैचेस से बचाना चाहते हैं तो इस पे स्क्रीन गार्ड या टेम्पर ग्लास कुछ भी चढ़वा सकते हैं लोकल मार्केट से या सैमसंग केयर से, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में सबसे पहले बात करेंगे हम कवर डिस्प्ले की, क्योंकि इस बार का सबसे हाईलाइटिंग फीचर इसका कवर डिस्प्ले है, क्योंकि इसको इस बार काफी बड़ा कर दिया गया है। साइज की बात करें तो 3.5 इंच का 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाएगा जो 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कवर डिस्प्ले भी एक फ्लैगशिप लेवल का डिस्प्ले है, क्योंकि नॉर्मली फोन में आपको इतनी पीक ब्राइटनेस देखने को नहीं मिलती है। कवर डिस्प्ले पर भी आपको AOD का सपोर्ट मिल जाता है जो कि देखने में काफी कूल लगता है। कवर डिस्प्ले को अनलॉक करने के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा या आप इसको पैटर्न से भी अनलॉक कर सकते हैं। फोन को अनलॉक करने के बाद लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। नॉर्मली हमें कंट्रोल सेंटर में नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ऊपर से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा जहां आपको 8 ऑप्शन ही देखने को मिलेंगे। अगर इसके अलावा आपको अगर कोई ऑप्शन यूज करना है तो आपको फोन को अनफोल्ड करना पड़ेगा। इसके अलावा यहीं से आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, पर ये ब्राइटनेस सिर्फ यहीं की एडजस्ट होगी। अगर आप अंदर वाले डिस्प्ले की एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको वहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी फोन को अगर राइट स्वाइप करते हैं तो आपको और भी ज्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मली जो भी फीचर आप अपने फोन का यूज करना चाहते हैं वो राइट स्वाइप करने पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जब आप फोन खरीद कर लाते हैं तो कवर डिस्प्ले पर आपको ज्यादा ऐप के ऑप्शन देखने को नहीं मिलते, पर अगर आप सभी ऐप को कवर डिस्प्ले पर यूज करना चाहते हैं तो आपको सैमसंग का गुड लॉक डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मल्टी स्टार नाम का एक एप्लीकेशन गुड लॉक से इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर आप सारे एप्लीकेशन को अपने कवर डिस्प्ले पर यूज कर सकते हो। और कवर डिस्प्ले पर इन एप्लीकेशन को यूज करने का एक्सपीरियंस एक अलग ही है। हालांकि इनको यूज करने में थोड़ी समस्या तो आती है, पर फिर भी एक नया एक्सपीरियंस है जो कि अच्छा लगता है। एप्लीकेशन तो खैर ठीक है, आप BGMI जैसे बड़े गेम भी कवर डिस्प्ले पर खेल सकेंगे। बाकी व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे एप्लीकेशन आप यूज भी कर सकते हैं, साथ ही ट्वीट भी कर सकते हैं, रिप्लाई भी दे सकते हैं। तो अब मेन डिस्प्ले पर चलते हैं। अगर हम एक हाथ से इस फोन को खोलने की कोशिश करते हैं तो खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो दूसरा हाथ का यूज करना ही पड़ता है, तभी ये फोन आसानी से ओपन होता है। मेन डिस्प्ले की साइज की बात करें तो 6.7 इंच का आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाएगा जिसमें पीक ब्राइटनेस 1750 निट्स है। सेम ब्राइटनेस जो कि सैमसंग S23 अल्ट्रा में आपको देखने को मिलती है। HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है तो आप नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम HDR पर देख सकते हैं। बाकी सैमसंग का प्रीमियम क्वालिटी का डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिलता है, तो इसमें कुछ कमी निकालना तो संभव है नहीं। वीडियो प्ले करने पर कलर काफी एक्यूरेट दिखते हैं और 4K जैसे वीडियो बहुत आसानी से इसमें प्ले हो जाएंगे और होना भी चाहिए क्योंकि ये एक फ्लैगशिप फोन है। बाकी 6.7 इंच का डिस्प्ले जरूर है, पर डिस्प्ले का साइज लंबा है, यानी कि इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, तो दूसरे फोन से अगर जब आप इसको कंपेयर करते हो तो ये बहुत लंबा सा दिखता है। इसके अलावा सैमसंग ने बहुत छोटी छोटी चीजों पे इस पे ध्यान दिया है। जब हम फोन को रोटेट करके अगर टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड 2 अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, जिससे टाइपिंग करना काफी आसान हो जाता है। कई बार हम वीडियो देख रहे होते हैं तो हमें फोन हाथ से पकड़कर देखना पड़ता है, पर इस फोन को आप इस तरीके से रखकर भी वीडियो देख सकते हैं, जो कि कई बार बहुत हेल्पफुल होता है। जब भी आपके पास फोन आता है तो आप इस तरीके से फोन उठा सकते हो, और जब आपको फोन कट करना हो तो आप इस तरीके से फोन कट कर सकते हो। इसके अलावा कवर डिस्प्ले से भी आप कॉल को उठा सकते हो। बस प्रॉब्लम ये है, जब आप कवर डिस्प्ले से फोन को उठाओगे तो फोन स्पीकर पर डायरेक्ट चला जाएगा। शुरुआत में तो ये फ्लिप फोन काफी अच्छा लगता है, क्योंकि बार बार जब आप इसको ओपन करते हो तो एक बढ़िया फीलिंग आती है, पर एक समय के बाद ये थोड़ा कठिन होने लगता है, क्योंकि आप नॉर्मली फोन को इस तरीके से यूज करते हो। पर क्या होगा जब आपको हर बार फोन को इस तरीके से ओपन करना हो तो एक स्टेप आपकी बढ़ जाती है और ये एक समय बाद थोड़ा इरिटेटिंग लगने लगता है। हालांकि कवर डिस्प्ले से आपके बहुत कुछ काम हो जाते हैं, पर अगर आप ज्यादातर बड़े स्क्रीन पर ही काम करते हैं तो आपको बार बार फोन ओपन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जब हम फोन नॉर्मल यूज करते हैं तो भी फोन हल्का सा हीट जरूर होता है। कैमरे की बात करें तो बैक साइड में 12+12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जिसमें एक मेन कैमरा है और दूसरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है। अब सुनने में 12 मेगापिक्सल का कैमरा काफी कम लगता है, क्योंकि फोन की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है और एंड्रॉइड फोनों में तो 10-10 हजार रुपए में 108 मेगापिक्सल के कैमरे आ जाते हैं। पर नंबर पर मत जाइए, फोटो अच्छी आना चाहिए, हमारे लिए मैटर बस यही करता है। तो फोटो काफी अच्छी आ रही है, पर सीधी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इस फोन के कैमरे को गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के कैमरे से कंपेयर करेंगे तो ये काफी पीछे रह जाता है। वहां आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, पेरिस्कोप जूम मिलता है जिससे आप जूम कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपको कोई पेरिस्कोप जूम नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ डिजिटल जूम ही देखने को मिलेगा। मतलब आप इस फोन की मदद से चांद की फोटो तो नहीं ले पाएंगे। पोर्ट्रेट शॉट में भी आपको 2x या 3x जूम वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा,
जो नॉर्मली आपको सैमसंग के फ्लैगशिप फोन में देखने को मिलता है या आपने आईफोन में देखा होगा, वो भी इससे मिसिंग है। कुछ फोटो के सैंपल आप देख सकते हैं। नॉर्मली सैमसंग हमेशा फोटो के कलर को थोड़ा बढ़ाकर दिखाता है, जिससे फोटो देखने में काफी सुंदर लगती है। पोर्ट्रेट शॉट भी देख सकते हैं, काफी बढ़िया आए हैं, देखने में भी काफी बढ़िया लग रहे हैं। नाइट फोटोग्राफी की बात करें तो नाइट फोटोग्राफी मुझे पर्सनली काफी पसंद आई है। शैडो को और कलर को काफी मेंटेन रखा है और कुल मिलाकर फोटो देखने में काफी सुंदर लग रही है। फ्रंट में आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और मेरे हिसाब से इस फोन में इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि जब हम सेल्फी लेते हैं तो बैक कैमरे से सेल्फी लेते हैं तो वो काफी अच्छी आती है। तो इस कैमरे को तो मैंने ज्यादा यूज नहीं किया। हाँ, ऐसे ही टेस्ट करने के लिए कुछ फोटो जरूर ली थी, पर जितनी भी फोटो मैंने सेल्फी के रूप में ली है इसके बैक कैमरे से ही ली। आप फ्रंट कैमरे की सेल्फी और बैक कैमरे से सेल्फी कंपेयर कर सकते हैं, क्वालिटी में कितना फर्क है। तो सीधी सी बात है, जिस कैमरे से फोटो अच्छी आएगी हम उसी से क्लिक करेंगे। तो हमने भी बैक कैमरे से सेल्फी क्लिक करी है। इसके अलावा फ्लिप फोन के फीचर के कारण फोटोग्राफी और बढ़िया हो जाती है। जैसे फोटो क्लिक करते टाइम फ्रंट और बैक डिस्प्ले दोनों ऑन हो जाते हैं, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि किस तरीके की फोटो आ रही है, तो वो उस तरीके से अपने पोज एडजस्ट कर लेता है। इसके अलावा आप कैम कॉर्डर की तरह इसको यूज कर सकते हैं, जो कि दिखने में काफी कूल लगता है। मेन कैमरे से सेल्फी ले सकते हैं और बैक साइड में 12 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, इससे ग्रुप सेल्फी काफी बढ़िया क्लिक कर सकते हैं। अगर वीडियोग्राफी की बात करें तो बैक कैमरे से 4K 60 FPS पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं या रील्स वीडियो बनाते हैं तो आपको ट्राइपॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ही ट्राइपॉड है, आप इसको टेबल पर इस तरीके से रख सकते हैं और खुद को कवर डिस्प्ले में देख भी सकते हैं कि आप किस तरीके से दिख रहे हैं। तो ये भी काफी यूजफुल फीचर है। इसके अलावा अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको कोई कैमरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा बहुत बढ़िया ब्लॉगिंग वीडियो शूट कर देता है और कैमरे की तरह कवर डिस्प्ले पर आप देख भी सकते हैं कि कैसे शूट हो रहा है, जो कि काफी कूल फीचर है। तो इस फ्लिप फोन के फोल्डिंग फीचर के अलावा मुझे कोई दूसरा फीचर पसंद आया है तो वो है इसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, क्योंकि इसमें बहुत से यूजफुल फीचर है जो आपको डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले। अब कैमरे को यूज करते टाइम मुझे जो सबसे बड़ा इशू लगा है वो है हीटिंग का। आप 10, 15, 20 मिनट अगर इसके कैमरे को यूज कर लेते हो तो इस फोन में हीटिंग इशू काफी ज्यादा हो जाता है, और जो कि नॉर्मल सी बात है। पहले भी फ्लिप फोन में हमने ये इशू देखा है और ये इशू अभी भी कंटिन्यू है। आप कुछ भी यूज करें, अगर आप फोन चार्ज कर रहे हैं या कैमरा यूज कर रहे हैं या गेमिंग कर रहे हैं तो ये फोन हीट होगा। इस फोन में कूलिंग सिस्टम उस लेवल का नहीं है जो कि नॉर्मल फ्लैगशिप फोन में यूज किया जाता है। तो अगर आप हीटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर खरीदने के बाद बोलेंगे कि ये फोन हीट कर रहा है तो ये गलत है। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि ये फोन हीट करते हैं, और जब फोन हीट हो जाता है तो बैटरी ड्रेनिंग भी बहुत स्पीड से होती है। और इस फोन में बैटरी भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, मात्र 3700 mAh की बैटरी इसमें देखने को मिलती है। और आजकल ज्यादातर फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी तो कम से कम देखने को मिलती है। तो अगर आप दिन भर इस फोन को यूज करते हैं तो ये दिन भर बैटरी इसकी चलेगी भी नहीं। साथ ही 25 वॉट की चार्जिंग इस फोन में आती है, तो चार्ज होने में भी आपके फोन को 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पर। अगर आपका फोन हीट हो रहा है या आपके यहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है तो इसको चार्ज होने में और भी ज्यादा समय लग सकता है। तो फोन 1 लाख रुपए के आसपास का है और मात्र 25 वॉट की चार्जिंग दी जा रही है, तो इसको 45 वॉट की चार्जिंग कम से कम देना था, जो कि गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में दी गई है। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप मजबूरी में अपने गैलेक्सी वर्ड या गैलेक्सी वॉच चार्ज कर सकते हैं। पर बैटरी इतनी कम है कि इतनी सी बैटरी में क्या हम दूसरी चीजें चार्ज करेंगे। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में इसमें गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में जो चिप आपको देखने को मिलती है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, वही चिप आपको इसमें देखने को मिलेगी। पर परफॉर्मेंस में काफी फर्क है, क्योंकि अगर आप इसमें गेमिंग वगैरह करते हो तो उतनी स्मूथली गेम नहीं कर पाओगे जितने की आप गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में करते हैं। दूसरी चीज, S23 अल्ट्रा हीट नहीं होता है, ये हीट होता है क्योंकि उसमें कूलिंग सिस्टम काफी बढ़िया क्वालिटी का यूज किया है और इसमें इतनी जगह ही नहीं होगी, इसलिए सैमसंग ने इसमें ऐसा कोई कूलिंग सिस्टम यूज नहीं किया है। तो गेमिंग करते टाइम आप गेमिंग कर तो सकते हो, पर थोड़ा इशू आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज, जब भी हम इसमें गेम खेलते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब फोन आपका खेलते खेलते फोल्ड हो जाता है, तो ये इशू भी मैंने फेस किया है। इसके अलावा LPDDR5 रैम आपको देखने को मिल जाएगी, UFS 4 स्टोरेज देखने को मिल जाएगी जो कि 256 GB से स्टार्ट होती है। इसके अलावा One UI 5.1 इसमें प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा और 4 साल तक के अपडेट भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इसके प्रोस की बात करें तो मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आया है वो है इसका कैमरा, क्योंकि हम बहुत तरीके से इस कैमरे को यूज कर सकते हैं। दूसरा फीचर है इसका बिग कवर डिस्प्ले, जिसमें हम बहुत सारे
एप्लीकेशन और पूरा फोन ही कवर डिस्प्ले पर यूज कर सकते हैं। हमें बहुत कम जरूरत पड़ेगी कि हम हमारे फोन को बार बार ऐसे ओपन करें। तीसरा, अगर आप यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाते हैं तो आपको कोई कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी से बढ़िया तरीके से शूट कर सकेंगे। चौथा, अगर आप ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इससे बहुत बढ़िया लेवल से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। तो सबसे पहले तो इसकी बैटरी बहुत कम है और चार्जिंग स्पीड बहुत स्लो है, तो यहाँ पर आपको एक दिन तो ये फोन आसानी से बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरा, इसका हीटिंग इशू जो कि हम डिटेल में पहले ही बात कर चुके हैं। तीसरा, अगर आप इसको हैवी यूज करते हैं तो लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं कर पाएंगे। चौथा, ये फोन 1 लाख रुपए का है और इसी प्राइस रेंज में आपको गैलेक्सी S23 अल्ट्रा और कई आईफोन और गूगल पिक्सल जैसे फोन मिल जाएंगे जो इनसे बेटर कैमरा क्वालिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। प्रोज एंड कॉन्स के बाद ये अब आप पर डिपेंड करता है कि ये फोन आपके लिए सही रहेगा या नहीं, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। तो ये आप अपने हिसाब से फैसला लें। जो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया था वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं या ट्विटर पर मुझे फॉलो करके पूछ सकते हैं। मैं सब कुछ आपको इस फोन के बारे में बता दूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।